नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारत और सिंगापुर ने विविध समझौता ज्ञापनों MOUs पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन SBM को लोक स्वास्थ्य के लिए गेम चेंजर बताया। केंद्र ने गैलेथिया खाड़ी को महापत्तन यानी मेजर पोर्ट के रूप में अधिसूचित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने 2034 तक 500 मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया। रक्षा मंत्री ने लखनऊ में प्रथम संयुक्त कमांडर सम्मेलन की अध्यक्षता की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत और सिंगापुर ने विविध समझौता ज्ञापनों यानी MOUs पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने सिंगापुर की यात्रा की है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों ने भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर तक पहुंचाते हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में विकसित किया है। सबसे अहम समझौता सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हुआ, जिसमें कुछ विषयों पर सहमति बनी है, जैसे कि सेमीकंडक्टर क्लस्टर का विकास, प्रतिभा को प्रोत्साहित करना और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सहित लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास में सहयोग करना। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिंगापुर का सेमीकंडक्टर उद्योग वैश्विक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन में 10% और सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण में 20% की हिस्सेदारी रखता है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व की। पहला है आधुनिक तकनीकी पारितंत्र की स्थापना में सहयोग। इस सहयोग से न सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर तकनीकी पारितंत्र की स्थापना का मार्ग भी खुलेगा। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र का भी खास महत्व है, क्योंकि इस क्षेत्र में अग्रणी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया स्थित हैं। यही कारण है कि भारत के लिए इस क्षेत्र में सहयोग से अग्रणी बनने के प्रयास और मजबूत हो जाएंगे। इसके अलावा जटिल और विशिष्ट आपूर्ति श्रृंखला भी एक महत्व है। वैश्विक स्तर पर अलग अलग देश सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्रों में अग्रणी हैं, जैसे चिप डिजाइन में संयुक्त राज्य अमेरिका, सेमीकंडक्टर विनिर्माण में ताइवान आदि। इसके अलावा चीन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत के लिए सेमीकंडक्टर विनिर्माण में अन्य देशों के साथ सहयोग करना चीन पर निर्भरता कम करेगा और एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला के विकास में मदद करेगा। आर्थिक दृष्टि से भी यह सहयोग बेहद फायदेमंद साबित होगा। सेमीकंडक्टर विनिर्माण में अग्रणी होने से भारत की आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा। आपको बता दें कि भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन में 363 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करने की संभावना है। चलिए अब नजर डालते हैं भारत सिंगापुर संबंधों पर। 2015 में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था। आर्थिक स्तर पर सिंगापुर भारत के कुल व्यापार में 3.2% की हिस्सेदारी के साथ भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। इसके अलावा 2005 में दोनों देशों के बीच विस्तृत आर्थिक सहयोग समझौता यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे द्विपक्षीय व्यापार में काफी बढ़ोतरी हुई है। अगर हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की बात करें तो सिंगापुर 2023-24 के दौरान भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत रहा, जिसमें 11.774 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन SBM को लोक स्वास्थ्य के लिए गेम चेंजर बताया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक हालिया शोध का उल्लेख किया। इस शोध में यह वर्णित किया गया है कि भारत के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन यानी SBM ने पूरे देश में नवजात और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह शोध भारत में SBM और शिशु मृत्यु दर यानी IMR एवं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर U5MR के बीच संबंध का विश्लेषण करने के लिए अर्ध प्रायोगिक अध्ययन पर आधारित था। इस शोध में कहा गया है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में परिवर्तनकारी स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से आबादी को स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है।
आइए अब जानते हैं आखिर जल स्वच्छता और साफ सफाई यानी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन WASH वॉश प्रमुख स्वास्थ्य एवं सामाजिक परिणामों से कैसे संबंधित है। सबसे पहले बात करते हैं मातृ और नवजात स्वास्थ्य के बारे में। शोध से पता चलता है कि SBM के तहत 30% से अधिक शौचालयों का निर्माण करने वाले जिलों में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर नवजात मृत्यु दर में 5.3% और U5MR में 6.8% की कमी देखी गई है। साथ ही जिन क्षेत्रों में SBM का अधिक से अधिक कार्यान्वयन हुआ है, उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य व पोषण कार्यक्रमों का अधिक उपयोग भी देखा गया है। इन कार्यक्रमों में प्रसव पूर्व देखभाल और संस्थागत प्रसव भी शामिल है। इसके अलावा WHO के अनुसार 2014 की तुलना में 2019 में डायरिया से होने वाली मौतों की संख्या में 3 लाख की कमी आई है। मौतों में हुई यह कमी सीधे तौर पर बेहतर स्वच्छता के कारण हुई है। ध्यान देने वाली बात है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अनुसार खुले में शौच से मुक्त नहीं हो पाए क्षेत्रों में बच्चों में दुबलेपन के 58% अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही नामांकन दर की बात करें तो खराब वॉश सुविधाएं विद्यार्थियों की उपस्थिति और नामांकन में विशेष रूप से लड़कियों के मामले में बाधा बनती है। साथ ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी एक प्रमुख कारण है। यूनिसेफ के अनुसार स्वच्छता सुविधाओं तक बेहतर पहुंच से 93% महिलाएं घर पर खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। खबर के अंत में जानते हैं आखिर SBM स्वास्थ्य और सामाजिक मापदंडों को बेहतर बनाने में क्यों सफल रहा है। SBM की सफलता व्यवहार जन्य परिवर्तन लाने के लिए शौचालय निर्माण को सामुदायिक सहभागिता और IEC यानी सूचना, शिक्षा एवं संचार में पर्याप्त निवेश के साथ एकीकृत करने के उसके दृष्टिकोण में निहित है। सरकारी अधिकारियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों, वॉलंटियर्स और समुदायों के लिए क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश किया गया है। इसके अलावा प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपचार संयंत्रों और पुनर्चक्रण केंद्रों के साथ साथ अपशिष्ट पृथक्करण, संग्रह, परिवहन एवं निपटान प्रणालियों की स्थापना भी की गई है। नागरिक सहभागिता और निगरानी के लिए मोबाइल एवं वेब एप्लीकेशंस लॉन्च किए गए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण यानी NARSS के माध्यम से प्रगति का आकलन किया जाता है। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। केंद्र ने गैलेथिया खाड़ी को महापत्तन यानी मेजर पोर्ट के रूप में अधिसूचित किया। केंद्र सरकार ने भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए गैलेथिया खाड़ी को महापत्तन का दर्जा दिया गया है। इसे एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी ICTP के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है। दरअसल यह एक हब या केंद्र होता है जहां कार्गो को एक जहाज से दूसरे जहाज में स्थानांतरित किया जाता है ताकि उसे उसके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। गैलेथिया खाड़ी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इसे रणनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आर्थिक महत्व की बात करें तो इस पोर्ट के विकास से आयात निर्यात व्यापार को आसान बनाया जा सकेगा क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन मार्ग पर स्थित है। वर्तमान में भारत के लगभग 75% ट्रांसशिप किए गए कार्गो का प्रबंधन और संचालन भारत के बाहर के पत्तनों पर किया जाता है, जैसे कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग। यह परियोजना विदेशी मुद्रा की बचत, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अन्य भारतीय पत्तनों पर आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि आदि को सुनिश्चित करेगी। रणनीतिक महत्व की बात करें तो गैलेथिया खाड़ी में बना यह ट्रांसशिपमेंट पोर्ट मलक्का जल संधि जैसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट के निकट है, जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया को जोड़ने वाले पूर्व पश्चिम पोत परिवहन मार्ग पर स्थित है। इससे भारत को एक नई रणनीतिक बढ़त मिलेगी। अब बात करते हैं भारत में पत्तनों की। भारत में कुल 12 महापत्तन और 200 लघु पत्तन हैं, जिनका संचालन महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के तहत किया जाता है। सभी महापत्तन पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। वहीं लघु पत्तनों और उनके रियायत धारकों का विनियमन संबंधित राज्य सरकारों के राज्य मैरीटाइम बोर्ड द्वारा किया जाता है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट, जहां गैलेथिया खाड़ी को महापत्तन के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है और यह इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इससे भारत की व्यापारिक और रणनीतिक स्थिति को और अधिक मजबूती मिलेगी। आइए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में।
संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि का उद्देश्य मानवाधिकारों, लोकतंत्र और कानून के शासन के समक्ष एआई द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरों को कम करना है। इस संधि का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। इसे यूरोपीय परिषद ने तैयार किया है। ध्यान देने वाली बात है कि यह संधि इसी वर्ष अगस्त महीने में लागू किए गए यूरोपीय संघ के एआई अधिनियम से अलग है। इस अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एआई लाइफ साइकिल सिस्टम संबंधी गतिविधियां मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन के अनुरूप हो। खबर की शुरुआत में इस संधि के प्रमुख प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। पहला बिंदु है जोखिम आधारित दृष्टिकोण। यदि एआई द्वारा उत्पन्न जोखिम मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके बाद है कवरेज। यह संधि सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र को और पक्षकारों पर लागू होगी। इसके अलावा कानूनी प्रणालियों में वैश्विक विविधता का समायोजन करने से संधि के पक्षकारों को सीधे तौर पर इस कन्वेंशन के माध्यम से या इसके अनुरूप किसी वैकल्पिक उपाय के माध्यम से निजी क्षेत्र को विनियमित करने की अनुमति होगी। और यह संधि राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और अनुसंधान एवं विकासात्मक गतिविधियों के मामलों पर लागू नहीं होती है। खबर के अंत में मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन में एआई का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला प्रभाव पड़ता है मानव जीवन पर। इसमें मानव व्यवहार का पूर्वानुमान लगाना, रूढ़िवादिता, भेदभावपूर्ण पूर्वाग्रह का प्रसार और इसके बायोमेट्रिक उपकरणों से संबद्ध निजता पर प्रभाव शामिल है। इसके बाद है लोकतंत्र पर प्रभाव। बायोमेट्रिक निगरानी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर खुले एवं निष्पक्ष विमर्श को प्रभावित कर सकती है, जो लोकतंत्र का मूलाधार है। और अंत में कानून के शासन पर प्रभाव। अभिजात वर्ग का एआई प्रणालियों पर अधिक प्रभुत्व, डेवलपर्स का एआई प्रणालियों पर अधिक नियंत्रण और नागरिकों की निगरानी कानून के समक्ष समानता को प्रभावित करती है। इसी के साथ अब बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। केंद्र सरकार ने 2034 तक 500 मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने साल 2023 तक 500 मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही उन्होंने उद्योग जगत के भागीदारों से विकार्बनीकरण यानी डिकार्बनाइजेशन के माध्यम से इकोनॉमी ऑफ स्केल पर ध्यान केंद्रित करने का भी आग्रह किया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ खास बातों पर जोर दिया है, जैसे उद्योगों में निम्न उत्सर्जन, उच्च उत्पादकता और उच्च गुणवत्ता के लिए नवाचार को बढ़ावा देना, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उत्पादन प्रणाली को अधिक उत्पादक बनाना, अपशिष्ट उत्सर्जन को कम करना और मूल्य श्रृंखला की दक्षता में सुधार करना और स्वदेशी मशीनरी के अधिक से अधिक उपयोग पर जोर देना ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। अब जानते हैं भारत के इस्पात क्षेत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वित्त वर्ष 2023 में भारत में 125.32 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन हुआ था और 121.29 मिलियन टन तैयार इस्पात का उत्पादन किया गया था। भारत के इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने के पीछे कुछ मुख्य कारण हैं। भारत में लौह अयस्क जैसे कच्चे माल की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता है। भारत के पास विश्व के लौह अयस्क का 5वां सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। सस्ते श्रम बल की पर्याप्त मौजूदगी भी एक बड़ा कारक है। इसके अलावा अवसंरचना निर्माण में तेजी और ऑटोमोबाइल तथा रेलवे क्षेत्र में उच्च विकास दर भी इस क्षेत्र के लिए प्रोत्साहनकारी कारक है। परंतु कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो भारत के कुल कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जन में इस्पात क्षेत्र की लगभग 12% हिस्सेदारी है। विश्व भर में इस्पात उद्योग सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक विनिर्माण क्षेत्र है। भारत ने इस्पात उद्योग को कार्बन मुक्त बनाने और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 लागू की गई है। स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति 2019 कार्यान्वित की गई है। प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार यानी परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड PAT योजना चलाई जा रही है। हरित इस्पात रोड मैप विकसित करने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अलावा विशेषीकृत इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना यानी उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग इस्पात उत्पादन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
हालांकि इसकी उच्च लागत प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकती है, लेकिन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से इसमें सुधार की उम्मीद की जा रही है। चलिए अब रुक करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। रक्षा मंत्री ने लखनऊ में प्रथम संयुक्त कमांडर सम्मेलन की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के बीच एकीकरण एवं तालमेल को और बढ़ाने के लिए एक संयुक्त सैन्य दृष्टिकोण विकसित करने के महत्व पर बल दिया। इसके लिए कार्यात्मक एकीकृत थिएटर कमान यानी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स ITCs का निर्माण करने की आवश्यकता है। उन्होंने अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के क्षेत्र में क्षमता का विकास करने तथा AI के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के उपयोग को बढ़ाने का भी आह्वान किया। एकीकृत थिएटर कमान यानी ITC के बारे में बात करें तो ITC भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मध्य तालमेल व एकीकरण स्थापित करता है। यह सीमित संघर्ष या युद्ध के दौरान तय सैन्य लक्ष्यों के साथ शत्रु देश से सटे सीमा क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्रवाई को संभव बनाता है। आपको बता दें कि शेकटकर समिति और कारगिल समीक्षा समिति ने भी थिएटर कमान के गठन की सिफारिश की थी। प्रस्तावित ITCs में लखनऊ में चीन केंद्रित उत्तरी थिएटर कमान, जयपुर में पाकिस्तान केंद्रित पश्चिमी थिएटर कमान और तिरुवनंतपुरम में समुद्री थिएटर कमान की स्थापना की जाएगी। ध्यान देने वाली बात है कि वर्तमान में भारत में कुल 19 सैन्य कमान हैं। इनमें से 17 एकल सेवा आधारित है। ये है 7 थल सेना से संबंधित, 7 वायुसेना से संबंधित तथा 3 नौसेना से संबंधित। आइए अब ITC का क्या महत्व है ये समझ लेते हैं। इसके तहत वायुसेना, नौसेना और थल सेना एक कार्यात्मक कमान के तहत समन्वय के साथ कार्य कर सकेंगी। यह अभियान से जुड़े कार्यों को अन्य प्रशासनिक कार्यों से अलग करता है। इसके अलावा यह भविष्य के युद्ध की रूपरेखा के साथ अनुकूलन और प्रभाव आधारित अभियान के संचालन को संभव बनाता है। ITC के गठन में मौजूद चुनौतियों की बात करें तो तीनों सेनाओं के मध्य तालमेल को बढ़ावा देने के संबंध में समन्वित राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत का अभाव है। इसके साथ ही साझा कमान का भी अभाव है आदि। खबर के अंत में थिएटराइजेशन की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पद बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय के तहत सैन्य कार्य विभाग का गठन किया गया है। इसे तीनों सेनाओं के लिए खरीद, प्रशिक्षण, स्टाफिंग आदि में जॉइंटनेस को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023 लागू किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में भारत में 2 संयुक्त कमान हैं, अंडमान और निकोबार कमान तथा सामरिक सैन्य कमान। अंडमान और निकोबार कमान एक भौगोलिक कमान है। यह कमान दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन सागर की ओर से सुरक्षा मामलों से संबंधित है। इसके अलावा सामरिक सैन्य कमान एक कार्यात्मक कमान है। यह देश के परमाणु शस्त्रागार का प्रबंधन करती है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है संयुक्त अरब अमीरात। इस देश की राजधानी है अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात में अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। इसलिए इस देश के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE अरब प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित 7 अमीरातों का एक संघ है। इसके सीमावर्ती देशों की बात करें तो पश्चिम और दक्षिण में सऊदी अरब तथा पूर्व एवं उत्तर पूर्व में ओमान स्थित है। ओमान की खाड़ी व फारस की खाड़ी इस देश के साथ समुद्री सीमा साझा करती है। यहाँ के भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो देश का लगभग संपूर्ण भूभाग मरुस्थलीय है। यहाँ कोई 12मासी नदी नहीं बहती है। इसके अलावा होर्मुज जलसंधि, ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप और ईरान के बीच एक संकीर्ण चैनल है। आपको बता दें कि यह चैनल फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। कर्क रेखा संयुक्त अरब अमीरात विशेष रूप से अबू धाबी अमीरात से होकर गुजरती है तथा जेबेल जैस पर्वत यहाँ के सर्वोच्च शिखर हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के पूर्वजों की उत्तर प्रदेश में स्थित शत्रु संपत्ति को बेचने का निर्देश दिया गया है। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में शत्रु को ऐसे देश और उस देश के नागरिकों के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने भारत पर आक्रमण किया हो।
पूर्वी आर्थिक मंच यानी EEF 2024 रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया जा रहा है। यह हर साल इसी शहर में आयोजित किया जाता है। इसे 2015 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य रूस के सुदूर पूर्व के आर्थिक विकास का समर्थन करना तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करना है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजियो NXT को लॉन्च किया है। साथ ही इस दौरान भारत विशिष्ट फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25 का भी विमोचन किया गया है। विजियो NXT राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIFT का द्विभाषी वेब पोर्टल है। वित्त पोषण संबंधी सहायता और मार्गदर्शन के लिए 125 स्टार्टअप्स का चयन करने हेतु समृद्ध का दूसरा बैच लॉन्च किया गया है। ये राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति 2019 के तहत स्टार्टअप एक्सेलरेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन टुवर्ड्स 1000 रणनीति द्वारा निर्देशित है, अर्थात 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों के लिए 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना। 2025 में शनि ग्रह के वलय कुछ समय के लिए पृथ्वी पर मौजूद पर्यवेक्षकों को नहीं दिखाई देंगे। इस अस्थायी परिघटना की वजह शनि का झुकाव और ऑप्टिकल भ्रम है। ये वलय आमतौर पर लगभग 30 फीट चौड़े होते हैं। आयुष के लिए राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट को 2021-2022 बैच से प्रभावी बनाया गया है। 2021-2022 शैक्षणिक सत्र में नामांकित छात्रों के लिए राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट यानी NEXT लागू किया जाएगा ताकि इसके कार्यान्वयन में किसी भी तरह की अस्पष्टता को दूर किया जा सके। कोन्याक समुदाय की शीर्ष संस्था कोन्याक यूनियन ने गूगल मैप पर दिखाई गई गलत सीमा रेखा को सुधारने के लिए नागालैंड सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। यह समुदाय मंगोल मूल से संबंधित जनजातीय समूह है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।